डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलोजेनेटिक्स से रिलेटेड ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए किस तरह का डेटा यूज़ किया जा सकता है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो उसमें ये है कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड दे कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री. For example, you can see in this diagram that this is the phylogenetic tree based on morphological features. लेकिन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं उनकी बेस पे जो ट्री बनता है दैट हैज़ सर्टन लिमिटेशंस और मॉर्फोलॉजिकल डेटा पहली बात ये है कि जी इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज़. बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं बट उनका फॉसिल रिकॉर्ड डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है. इसी तरह से अगर फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो इनकम्प्लीट है और हो सकता है कि जिस फीचर ऑफ इंटरेस्ट को हम स्टडी करना चाह रहे हों उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल ही ना हो और उसकी जो फॉसिल रिकॉर्ड डेटा उसकी कलेक्शन जो है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स लाइक अबंडेंस, हैबिटेट, जियोग्राफिक रेंज एट्सेट्रा. और जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें फॉसिल रिकॉर्ड डेटा के यूज़ में वो ये है कि जी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हैं दे अपीयर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर्स. सो चूँकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो इसलिए इसकी बेस पे जो ट्री बनेगा दैट विल बी एम्बिगुअस. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं तो इस वजह से जो फॉसिल रिकॉर्ड्स को यूज़ करना फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल. So currently, molecular data like DNA and protein sequences are used to construct phylogenetic tree. और इसमें होता है कि चूँकि all the organisms they are continuously evolving and during the process of evolution they are accumulating mutations or changes in their genetic makeup. और और after a certain time period जो उनकी mutations हैं वो इस हद तक accumulate हो जाती हैं कि they bring about a phenotypic change in that organism. और इसी चूँकि ये जो चेंजेस हैं दे आर accumulating in genes, so genes are the medium for recording the accumulated mutations and they can serve as a molecular fossils. और इन्हीं molecular fossils का comparative analysis की base पे we can construct a phylogenetic tree and we can get the evolutionary history of genes and even the organisms. Molecular data जो है it has certain advantages over fossil record data. Like molecular data are more numerous than fossil records and easier to obtain. Or there is no sampling biasness involved, which helps to mend the gap in real fossil records. Then the third advantage is we can have more clear-cut and robust phylogenetic tree with the molecular data. और इसमें just for more elaboration DNA और protein sequences के केस में we have quantitatively we have more options than in case of fossil records. अगर हम morphological features के को quantitatively describe करें तो we have just certain number of count in each case. Like if we want to construct a phylogenetic tree on the basis of legs, then we have very limited options. Either the organism don't have legs, either the organism have 2 or 4 legs. तो लेकिन जो हमारे पास मोलेकुलर डेटा है इसमें डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस जो हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं. डीएनए के केस में वी हैव 4 अल्फ़ाबेट्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए और जैसे प्रोटीन सीक्वेंसेस के केस में वी हैव 20 अल्फ़ाबेट्स. अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि 100 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है तो हमारे पास हर पोजीशन पे एक रेजिड्यू जो है वो 3 दूसरे रेजिड्यूज में म्यूटेट हो सकता है. और इसी तरह से प्रोटीन सीक्वेंस के केस में अगर हमारे पास एक 20 अमीनो एसिड लॉन्ग सीक्वेंस है तो हर पोजीशन पे मौजूद रेजिड्यू जो है वो 19 दूसरे रेजिड्यूज में चेंज हो सकता है. तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें कि डीएनए और प्रोटीन के केसेस में हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. तो इन एडवांटेजेस की वजह से जो हमारे पास मोलेकुलर डेटा है दैट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री. तो जो मोलेकुलर डेटा है उसी के बेस पे जो एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इमर्ज हुई दैट इज़ मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक्स.
Or molecular phylogenetics is a study of evolutionary relationship of genes and other biological macromolecules by analyzing mutations at various positions in their sequences and developing hypotheses about the evolutionary relatedness of biomolecules. Okay, अगर phylogenetic tree बनाना है तो definitely we have certain assumptions और वो assumptions क्या हैं? पहला तो यह है कि the molecular sequences used in phylogenetic constructions are homologous. हम ये assume करते हैं कि जब हम phylogenetic tree जिन sequences की base पे बना रहे हैं they are very closely related to each other. Next assumption क्या है? Phylogenetic divergence is assumed to be bifurcating. और हम ये इसमें कंसिडर करते हैं कि जी जो हर नोड जो है दैट विल स्प्लिट इनटू 2 चाइल्ड नोड्स, तो हमें हर पॉइंट पे एक बाइफरकेटिंग ट्री जो है बाइफरकेटिंग नोड जो है वो मिलेगा. फिर नेक्स्ट जो है ईच पोजीशन इज अ सीक्वेंस इन अ सीक्वेंस इवॉल्व इंडिपेंडेंटली and definitely whenever a node bifurcate then it gives two child nodes. और हर नोड जो है उसकी नोड में जीन भी हो सकता है और कोई और स्पीशी भी हो सकती है, तो हर जो जीन है ये प्रोटीन की सीक्वेंस है दैट इज इवॉल्विंग इंडिपेंडेंटली. द वेरिएबिलिटी अमंग सीक्वेंसेस इज सफिशिएंटली इंफॉर्मेटिव फॉर कंस्ट्रक्टिंग अनएम्बिगुअस फाइलोजेनेटिक ट्री. जो सीक्वेंसेस हम फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं they must have certain number of mutations or differences among each other so that we could have a informative phylogenetic tree. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी. इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो ओवरऑल लेआउट होती है ट्री की उसको हम क्या कहते हैं ट्री टोपोलॉजी. और इसमें जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्री और इनकी जो लेंथ है दैट डिटरमिन्स द एवोल्यूशनरी डिस्टेंस. और जो इनका इंसेस्टर नोड है दैट इज़ कॉल्ड रूट नोड. और जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं दे आर कॉल्ड टेक्सा और टर्मिनल नोड्स और OTUs ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट्स. और जो इनके इंसेस्टर्स हैं एग्जिस्टिंग स्पीशीज के उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोथेटिकल नोड्स, हाइपोथेटिकल टेक्सोनोमिक यूनिट्स. और जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसमें हमारे पास कुछ नोड्स जो हैं दे स्प्लिट इनटू 2 चाइल्ड नोड्स एंड सम टाइम 1 नोड स्प्लिट इनटू मल्टीपल चाइल्ड नोड्स. तो वो पॉइंट जहाँ पे जो एक नोड है वो 2 नोड्स में स्प्लिट होता है दैट इज़ कॉल्ड डाइकोटोमी एंड इन केस ऑफ मल्टीफिकेशन दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉलीटोमी. अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि जी पॉलीटोमी जो है इसकी जो मल्टीफिकेशन है इसके भी कुछ रीज़न हो सकती हैं. लाइक पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है ये प्रोसेस नेचुरल हो और बाय नेचर एक स्पीशीज़ जो है वो 3 डिफरेंट स्पीशीज़ में या इससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ में इवॉल्व हो रही हो. या ये भी हो सकता है कि वी डोंट हैव एनफ नॉलेज टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस कि हमें बैकग्राउंड डेटा नहीं पता कि किस तरह से जो है वो मल्टीपल स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं. और हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें और हो सकता है कि यहाँ पे भी बाइफरकेशन ही हो. फिर हमने कहा था कि जी वो ट्री जिसमें हमें इंसेस्टर का आइडिया नहीं होता दैट फॉर्म द अनरूटेड ट्री. और इन केस ऑफ रूटेड ट्री वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसेस्टर ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग और एंशिएंट स्पीशीज. Then few more terminologies are monophyletic, paraphyletic and polyphyletic. और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. मोनोफाइलेटिक टेक्सोन या इसको हम क्लेड भी कहते हैं क्योंकि पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था. मोनोफाइलेटिक बेसिकली वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना एंसेस्टर शेयर करते हैं और हम इस ग्रुप में उस एंसेस्टर के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो सारे के सारे हम कंसिडर करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड मोनोफाइलेटिक टेक्सोन. और इसी तरह से जो पैराफाइलेटिक टेक्सोन है उसमें हम उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं जो कि एक कॉमन इंसेस्टर को शेयर करते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि उस इंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट्स हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा हों. इसी तरह से जो थर्ड टाइप है दैट इज़ पॉलीफाइलेटिक टेक्सोन. और इसमें भी हमारे पास वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि पहली चीज़ को वो इंसेस्टर को शेयर करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उन इंसेस्टर्स के सारे जो डिसेंडेंट्स हैं
वो उस ग्रुप का पार्ट हों। पॉलीफाइलेटिक टैक्सॉन जो है दैट इज़ अननेचुरल, और जिस क्योंकि इसमें हम रैंडमली जस्ट बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ वी मेक दिस ग्रुप, और हम इसको फर्दर जो है वो रीक्लासिफाई करते हैं until we better classify them in monophyletic or paraphyletic. This is just a comparison. In case of monophyletic, we take all the organisms which are sharing common ancestor. In case of paraphyletic, the ancestor should be common, but it is not necessary to include all the descendants. And in case of polyphyletic taxon, there is no compulsion of having common ancestor and all the descendants in that group. Okay, next, few more terminologies related to phylogenetic tree. That phylogenetic tree could be either gene phylogeny or it could be species phylogeny. और इनके नेम से ही आइडिया हो रहा है कि जी स्पीशी फाइलोजनी ऐसा ट्री होगा जो कि हमें स्पीशीज़ का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताएगा, और जीन फाइलोजनी जो है वो हमें किसी एक पर्टिकुलर जीन की बेस पे जो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है वो बताएगा। तो जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है फाइलोजेनेटिक्स का वो ये है कि जी हम स्पीशीज़ की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को व्यू कर सकें। तो जो स्पीशीज ट्री है इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट रिप्रेजेंट द एवोल्यूशनरी पाथवे ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज। और ये आपको राइट साइड पे स्पीशी ट्री एक दिखाया हुआ है जिसमें स्पीशी ए बी सी डी एंड ई उनका आपस में जो भी जो हिस्टोरिकली रिलेशनशिप है वो शो किया हुआ है। और इसमें ये जो हर इंटरनल नोड है ये बेसिकली एक स्पेसिएशन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिएशन मीन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी कि इस फॉर एग्जांपल इस नोड पे जो है due to speciation event, two new species have been formed, species A and species B. और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पेसिएशन इवेंट है दैट इज़ नॉट अ रैंडम प्रोसेस, बल्कि किसी भी जीन में या मल्टीपल जीन्स में एक कंबाइंड म्यूटेशंस जो हैं उनके बाद एक नई स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होती है। इसी तरह से जो जीन ट्री है इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल जीन और प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम ईच ऑफ द स्पीशीज अंडर स्टडी। राइट साइड पे आपको एक जीन ट्री दिखाया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई ये 5 स्पीशीज़ हैं जिनका फाइलोजेनेटिक हमें एक पर्टिकुलर कॉमन जीन की बेस पे कंस्ट्रक्ट किया है। और इन अ जीन ट्री द इंटरनल नोड रिप्रेजेंट द डुप्लीकेशन और म्यूटेशन इवेंट, और लाइक इस पॉइंट पे म्यूटेशन की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस इवॉल्व हुई हैं, जीन A, gene in species A and gene in species B. Then gene phylogeny only describe the evolution of that particular gene or encoded protein. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो स्पीशी है उसमें हम ओवरऑल स्पीशी का जो होल जीनोम है उसकी बेस पे हम बता रहे होते हैं कि जी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, लेकिन जो जीन फाइलोजनी है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन को डिस्क्राइब करती है, उसके एवोल्यूशन का को एक्सप्लेन करती है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जी जो स्पेसिएशन है और डुप्लीकेशन है ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक साथ अकर हों, दे मे और मे नॉट कोइंसाइड। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो स्पेसिएशन इवेंट है वो रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत सारी म्यूटेशंस जो हैं वो कम्युलेट होने के बाद एक फिनोटिपिक चेंज आती है, एक नई स्पीशी जो है वो इवॉल्व होती है। Thus, to obtain a species of phylogeny, phylogenetic trees from a variety of gene families need to be constructed to give an overall assessment of the species evolution. अब अगर हमने एक जीन ट्री से स्पीशीज ट्री बनाना है तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि वी कांट कंस्ट्रक्ट स्पीशीज ट्री ओनली फ्रॉम अ सिंगल जीन। हम एक ही जीन की बेस पे एक स्पीशीज ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हमें जीन फैमिलीज चाहिए होंगी टू कंस्ट्रक्ट अ स्पीशी ट्री फ्रॉम दैट जीन सीक्वेंसेस। दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ जीन ट्री एंड स्पीशी ट्री। इसमें ये जीन ट्री जो है दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन्स इन ह्यूमन,
और इस जीन ट्री में ये दिखाया हुआ है कि जी अल्फ़ा हीमोग्लोबिन ह्यूमंस और चिंपैंजीज में दैट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड, और इसको हम सिस्टर ग्रुप भी कह सकते हैं, and ultimately they are related with alpha hemoglobin in rat. And this gene tree may form this species tree, or we can transform this gene tree into species tree if the genes are orthologous. और ये जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि जीन ट्री जो है और स्पीशीज ट्री वो ज़रूरी नहीं है कि एक जीन ट्री जो है वो स्पीशीज ट्री को भी रिप्रेजेंट करे। क्यों? सिंपल सी रीज़न है कि म्यूटेशन जो कि जीन ट्री में होती है और स्पेसिएशन जो कि स्पीशीज़ में होती हैं, वो कोइंसाइड करें और या दोनों एक ही वक्त पर वक़्फ़ु पज़ीर हों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काउंटिंग ट्रीज़ के हवाले से है, और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ़ टैक्सास मालूम हो तो हम बता सकते हैं कि जी कितने पॉसिबल रूटेड और अनरूटेड ट्री टोपोलॉजीज़ होंगी। तो टोपोलॉजी कहते हैं किसको है? द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ अ ट्री। और इसी तरह से अगर आप ड्रॉ करके देखें तो अगर हमारे पास 3 टैक्सास हैं लाइक ए, बी एंड सी, तो इसके 3 रूटेड ट्रीज़ बन सकते हैं और 1 जो है वो अनरूटेड ट्री बन सकता है। तो ये सिर्फ इसको ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरह से 3 रूटेड ट्रीज पॉसिबल हैं, कि इसमें लाइक अगर ये एक जीन ट्री है तो जीन ए एंड जीन बी आर क्लोजली रिलेटेड और दे आर सिस्टर nodes, and then in next tree it is possible that A and C are sister nodes, and in third tree it is possible that node B and C they are sister nodes. और इसी तरह से जो अनरूटेड ट्री टोपोलॉजी है 3 टेक्सास के लिए दैट इज़ जस्ट वन, यू कैन राइट इट आइदर वे इट विल बी द सेम। और इसी तरह से अगर हमारे पास 4 टेक्सास हैं तो 15 रूटेड और 3 अनरूटेड ट्री टोपोलॉजीज पॉसिबल हैं। जिस तरह से ये नंबर ऑफ टेक्सास इंक्रीज होते जाएंगे तो नंबर ऑफ ट्री टोपोलॉजीज भी बढ़ती जाएंगी। इस डायग्राम में दिखाया गया कि अगर हमारे पास 4 टेक्सास हैं तो हमारे पास 15 रूटेड ट्रीज बनेंगे और 3 अनरूटेड ट्रीज बनेंगे। इस डायग्राम को भी क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से इसके जितने 4 नोड्स के साथ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लेफ्ट साइड का जो कॉलम है इसमें नंबर ऑफ टेक्सास गिवन है, और ये जो से बनने वाले रूटेड और अनरूटेड ट्रीज हैं उनका काउंट लिखा हुआ है। लाइक अगर हमारे पास 3 टेक्सास हैं तो 1 अनरूटेड ट्री एंड 3 रूटेड ट्री। इसी तरह से 4 अगर हैं टेक्सास तो 3 अनरूटेड ट्रीज हैं और 15 रूटेड ट्रीज हैं। एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ टेक्सास बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ ट्री टोपोलॉजीज बोथ इन केस ऑफ रूटेड और अनरूटेड ट्रीज वो भी बढ़ती जा रही हैं। इसमें आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी कि इनका ट्री काउंट सिमिलर है। किस तरह से? ये कि जो नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज हैं with n taxas that is equal to number of unrooted trees when n is equal to n minus 1। और ये जो है टेबल मतलब मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम नंबर ऑफ रूटेड और अनरूटेड ट्रीज बता सकते हैं। दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल रूटेड ट्रीज, एंड रिमेंबर ये फार्मूला जो है सिर्फ बाइफरकेटिंग ट्रीज के लिए यूज़ हो सकता है। और आप इस फार्मूला को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें ये जो है n है दैट इज़ नंबर ऑफ टेक्सास। आप इसको अगर n3 कंसिडर करते हैं तो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और नीचे जो है 2n-2 n की जगह पे आपने 3 राइट डाउन करना है, और n-2 यहाँ पे भी 3-2। इसको सॉल्व कीजिएगा, फैक्टोरियल लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो इसका आंसर जो है वो आपने चेक करना है कि क्या वो टेबल के आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसी तरह से ये फार्मूला जो है वो टोटल नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज कैलकुलेट करने के लिए है। इसमें भी अगेन n इज़ अ नंबर ऑफ टेक्सास। आप इसको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। Okay, next is an overall view how the phylogenetic analysis is performed। इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं, और पहला स्टेप ये है सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस फॉर एनालिसिस, और उसके बाद उनका एवोल्यूशनरी डिस्टेंस कैलकुलेट करना, फिर ट्री बिल्ड करना, और लास्ट में ट्री को एवेलुएट करना। हम इन स्टेप्स को वन बाय वन ब्रीफली देखते हैं। तो पहला स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस फॉर एनालिसिस। चूँकि हमारे पास मोलेकुलर डाटा जो है वो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए के फॉर्म में अवेलेबल है,
तो ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन सा डेटा बेहतर है, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। डीएनए डाटा जो है वो उसमें म्यूटेशन रेट हाई है, और इसके अलावा जो म्यूटेशन रेट है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, और इसमें जो हाई म्यूटेशन रेट है दैट प्रोवाइड्स हायर फाइलोजेनेटिक सिग्नल। और ये जो प्रोटीन्स हैं उसमें म्यूटेशन रेट एक तो लो है और यूनिफॉर्म म्यूटेशन रेट है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इट हैज़ मोर करेक्टर स्टेट्स, और इसलिए जो है इट इज़ बेटर टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री फॉर एवोल्यूशनरी डिस्टेंट स्पीशीज और genes. Then, in comparison with DNA and protein, RNA is also used for constructing species tree because it is more conserved among species. The next step is to determine the evolutionary distances between the sequences and build distance metrics. तो ये जो स्टेप है इसमें आपको पता है कि जी अगर हम एवोल्यूशनरी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में डीएनए की, प्रोटीन की या आरएनए की सीक्वेंसेस ली हैं उनको हम कोई भी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल के थ्रू उनको अलाइन करेंगे। और अलाइनमेंट जो है चूँकि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, और अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक होती है तो वो जो रिजल्टेंट फाइलोजेनेटिक ट्री होगा वो हमारा बायस्ड होगा, वो हमारा ट्रू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिपिक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप सीक्वेंसेस को अलाइन करें तो उसके बाद आप दोबारा उसको रिफाइन करने की कोशिश करें। आप डिफरेंट गैप और एक्सटेंशन पेनल्टीज़ यूज़ करें, और इसके अलावा जो है अगर कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव नहीं हैं तो आप उन कॉलम्स को डिलीट कर दें। After refining the multiple sequence alignment, the next step will be to construct distance matrix, जिसमें उसमें हर जो जितनी भी सीक्वेंसेस हमने लिए हैं या स्पीशीज़ ली हैं उनका एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है वो उसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ट्री बिल्डिंग का है, और इसके लिए हम अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंगली और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ट्री बिल्डिंग मेथड्स जो हैं दे फॉल इन टू कैटेगरीज, कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स एंड नॉन कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स, या इनको हम डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स भी कहते हैं। तो ये अप्लाई करने के बाद जो है फाइनल आउटपुट आपकी क्या होगी कि यू विल हैव अ फाइलोजेनेटिक ट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपने ट्री को एवेलुएट करना, जिसके लिए जो एनालिसिस परफॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। और बूटस्ट्रैपिंग जो है इट गिव्स अ वे टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट फॉर क्लेयर्स ऑन फाइलोजेनेटिक ट्रीज, और इट इज़ यूज टू evaluate the reliability of the inferred tree or better the reliability of specific branches. और ये जो बूटस्ट्रैप एनालिसिस का रिजल्ट है वो बूटस्ट्रैप वैल्यूज़ की फॉर्म में होता है, जो कि वी शो these values on phylogenetic tree. As you can see in this example, that bootstrap values have been shown in this phylogenetic tree. So this is the end of this chapter, and the remaining topic will be covered in upcoming semesters. So thank you.